आपको जो ग्राफ दिया होगा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का, बराबर है, तो उसमें जो टोटल एनर्जी है ई, बराबर है, टोटल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज ई, एंड दैट इज डिनोटेड बाय क्रॉस साइन। और आप जानते हो ये मैकेनिकल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, दैट यू नो, इज नॉट न्यू फॉर यू। यस, हमें ऐसा रीजन स्पेसिफाई करना है जो आपको अलग अलग ग्राफ्स दिए होंगे उसमें से, कि उसमें पार्टिकल नहीं रह पाएगा। स्पेसिफाई द रीजन इफ एनी, अगर होता है तो, इन विच द पार्टिकल कैन नॉट बी देयर, बराबर। यही क्वेश्चन आपको उल्टा करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा अभी, कि द स्पेसिफाई द रीजन इफ एनी वेयर पार्टिकल कैन बी देयर। हियर इट इज आस्क्ड द रीजन वेयर पार्टिकल कैन नॉट बी देयर। यस, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना है वो केस में पार्टिकल का, वो भी हमें इंडिकेट करना है। यस, हाँ यस, हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मैंने लिखा है ई, दैट इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यू नो दैट। एंड एज वी नो दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम रिमेंस कंजर्व, जिसको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। यू ऑलरेडी हैव स्टडीड दिस, बराबर है। तो E इज इक्वल टू के प्लस यू होता है। अगर इसमें से मैं काइनेटिक एनर्जी को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो आप बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी E माइनस, यू एग्री विथ मी? चलिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है। v तो स्पीड का स्क्वायर है, तो वो भी नेगेटिव होने का चांसेस है ही नहीं, वो भी पॉजिटिव होगा। तो कैन आई से दैट कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तब मास भी पॉजिटिव, स्पीड भी पॉजिटिव, क्योंकि उसका स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? बराबर है। अभी काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या डिराइव किया कि काइनेटिक एनर्जी तो मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट काइनेटिक एनर्जी की जगह पे E माइनस यू में डाल दूंगा, तो दैट सेज E माइनस यू शुड बी ग्रेटर देन जीरो फॉर द पार्टिकल इन मोशन। दैट मीन्स द मैकेनिकल एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन यू। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है तो उसका जो मैकेनिकल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी से बड़ा होगा, वही रीजन में पार्टिकल रह पाएगा। So whenever you need to check the condition where the particle cannot be there, first of all you need to check E must be greater than U। अगर E must be greater than U आ जाएगा तो उधर पार्टिकल होगा, बाकी के रीजन में पार्टिकल नहीं। तो अभी हम नीचे जितने भी ग्राफ सॉल्व करेंगे उसमें ये कंडीशन चेक करेंगे कि वेदर ई इज ग्रेटर देन यू और नॉट। इफ इट इज, देन पार्टिकल कैन बी देयर, इफ इट इज नॉट, द पार्टिकल कैन नॉट बी देयर, बराबर। तो पार्टिकल होने का कंडीशन ये है कि ई मस्ट बी ग्रेटर देन यू फॉर पार्टिकल टू बी देयर इन दैट रीजन। आर यू गेटिंग मी माय पॉइंट? पता चल यस रहा सर। है? चलिए, इतना आप लिख लीजिए तो ये आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा। जो समझने का था वो यही था। यूएस का ग्राफ आपको बताया गया है, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया है। लिख लो, हो जाए तो बोलिए, तो फिर हम एक एक करके ग्राफ सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि हम दोनों आंसर चेक करेंगे कि कौन सा रीजन होगा उसमें पार्टिकल होगा और कौन सा रीजन होगा जिसमें पार्टिकल नहीं होगा। पार्टिकल होने का कंडीशन क्या है?
मैकेनिकल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी से बड़ा आना चाहिए। रिटर्न दिस, शुड आई प्रोसीड? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं निकाल देता हूं अगर इसकी जरूरत नहीं है तो। अभी हो गया सबका? प्लीज कंफर्म। चलिए तो इसको हम निकाल देते हैं। अभी आप देखिए फर्स्ट ग्राफ से हम आगे बढ़ते जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जहां पे v दिया है उसको हमें क्या समझना है? u, that's a potential energy and it's a function of x because the motion is along and the motion is one dimension. So can you see this first graph on your screen? Yes? चलिए मैं ग्राफ रीड्रॉ करता हूं। ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस जहां पे x का वैल्यू दिया है। गेटिंग माय पॉइंट? ये जो वर्टिकल वैल्यू है, वर्टिकल ग्राफ है, वर्टिकल एक्सिस है, उधर पोटेंशियल एनर्जी दिया है, इसको हम यू से डिनोट करेंगे। ठीक है जी। चलिए यहाँ पे एक वैल्यू दिया गया है दैट एक्स इज इक्वल टू ए है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस बराबर है। हमें पहले ही क्वेश्चन में बता दिया गया था कि द क्रॉस साइन इंडिकेट्स द टोटल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, तो ये हो गया ई, टोटल एनर्जी। ठीक है जी। और इसके ऊपर आपको एक ये V0 बताया है, दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी दैट पार्टिकल कैन हैव। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू V0 नहीं, हम इसको U0 बोलेंगे। कब हुआ? चलिए अगर इसको मैं ओरिजिन बोल देता हूं तो ओरिजिन तो जीरो है, तो आप बताइए मेरे को जीरो से लेके ए तक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना था? जीरो था, बराबर है। जैसे ही x इक्वल टू ए आया, ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना हो गया? U0, ये ग्राफ हो गया ना। और फिर x इक्वल टू ए से आगे वो कांस्टेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर ये रीजन को मैं इंडिकेट करता हूं x लेस देन ए, वहां पे आप मेरे को पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू बताइए। पोटेंशियल एनर्जी is there any mechanical energy? Yes, it's having some positive value which we have denoted by cross sign of blue color. तो पोटेंशियल तो जीरो है और मैकेनिकल एनर्जी का कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, तो E का वैल्यू x लेस देन ए वाले रीजन में ग्रेटर देन u हो जाएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? एंड दिस इज अ कंडीशन फॉर द पार्टिकल टू बी देयर। तो ये पर्टिकुलर रीजन में पार्टिकल रह पाएगा। In this region particle can be there. You are getting my point? अब पढ़े छे? Yes, sir. चलिए अभी इससे थोड़े आगे चले जाते हैं, तो x ग्रेटर देन a पे चले जाते हैं। तो बताइए x इक्वल टू a एंड x ग्रेटर देन a पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना हो गया है? u0। चेक करिए ये u इक्वल टू u0 है, वो e से बड़ा है कि e से छोटा है? ई से बड़ा है, मतलब ये बड़ा है। रीजन में एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से छोटा हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी से बड़ा हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज अ रीजन वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन ई, या फिर मैकेनिकल एनर्जी इज लेस देन। बट व्हाट इज आवर कंडीशन टू हैव द पार्टिकल? ई ग्रेटर देन यू होना चाहिए, इज इट? नो। तो यहाँ पे पार्टिकल नहीं रह पाएगा जो हमें पूछा है। तो हमने दोनों के आंसर लिखे, कब रह पाएगा और कब नहीं रह पाएगा। यू आर गेटिंग विद दिस? ये क्वेश्चन में आपको पूछा है कि मैकेनिकल एनर्जी सॉरी पोटेंशियल, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो आप पोटेंशियल एनर्जी कौन से एक्सिस पे रखा है वो देखिए। पोटेंशियल एनर्जी को एक्स वाई एक्सिस पे, उसका वैल्यू नेगेटिव में जा रहा है नहीं। देन व्हाट इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस? मिनिमम कितना हुआ है? जीरो। ये तीनों आंसर हमारे हो गए, हमें तो एक ही पूछा था, हमने तीन दिखाने। आर यू गेटिंग विद दिस? तो ये फर्स्ट का आंसर आप लिख लीजिए।
ग्राफ ड्रॉ करने की आपको जरूरत है नहीं, ठीक है। आप आंसर लिखिएगा, टेक्स्ट बुक में लिखिएगा पेंसिल से तो भी चलेगा, आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बोलिए यश भाई को क्या डाउट है? સર આ ખબર ના પડી એટલે 0 થી a સુધી એ u0 હતો એટલે પોટેન્શિયલ એનર્જી 0 હતું અને પછી ઉપર થઈને એ વસ્તુ u ઇક્વલ્સ ટુ u0 થઈ ગયું પછી આજે e ગ્રેટર ધેન u આવ્યું અને પછી e લેસ ધેન u એ ના ખબર એની સાઇન જો પેલા બ્લુ કલર નું ક્રોસ આપ્યું છે સર એ કંઈક પોઝિટિવ પોઝિટિવ વેલ્યુ છે, હા एंड इन केस ऑफ 0 टू ए तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी उससे छोटा हो जाएगा, तो वहां पे पार्टिकल रह पाएगा। और ए से अगर आगे चले जाओगे तो वो रेड कलर का मार्क है वो पोटेंशियल एनर्जी इंडिकेट करता है u0, वो तो ई से बड़ा हो जाएगा, तो फिर वहां पे पार्टिकल नहीं रह पाएगा। અને हैव સર यू रिटन दिस? यस। हाँ लिखे लिखे। અને સર And if u you want to plot a graph, we can also plot. No? Your choice is there. If you want to write down in a textbook with a pencil, then okay. If you want to write down this in a notebook, better to write down in notebook क्योंकि हमने ऊपर कंडीशन पूरा लिखा है, तो ABCD जो भी आप लिखते हो उसके हिसाब से आंसर लिखिएगा। हाँ बोलिए क्या है? સર અહીંયા u અને u0 બંને ex થી મોટા હશે ને u અને u તો ફંક્શન છે, એની વેલ્યુ u0 છે। અચ્છા ઓકે આપણે એવું કહીએ કે ફંक्शन इज f of x, उसका वैल्यू 5 है तो f of x नहीं देखेंगे, उसका वैल्यू देखेंगे फिर। हाँ सर ओके क्लियर है सबको? दोनों आंसर बता पाओगे? पार्टिकल कहाँ पे होगा और पार्टिकल कहाँ पे नहीं होगा? कंफ्यूज नहीं होगे? अच्छा है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं निकाल दूं? मैं गो फॉर सेकंड ग्राफ, कंफर्म लॉक कर दूं? चलिए चलिए सेकंड ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। हमने 1 2 आप पूछे तो 1 2 लग दूं। चलिए आपको दिखा सेकंड ग्राफ स्क्रीन पे? अच्छे से दिखा क्या? चलिए तो पहले ग्राफ बना देते हैं। ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम v से नहीं बताएंगे, हम उसको u से बताएंगे, जो x का फंक्शन है। और ये हो गया हमारा x, दैट इज अ पोजीशन, दैट इज अलोंग x, ठीक है। फिर x का अलग अलग वैल्यूज जो रीजियंस बताए गए हैं, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, और यहाँ पे d। आर यू गेटिंग विद दिस? चलिए देन हम इंडिकेट कर देते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पे दिया है, वो क्रॉस साइड, इट हैज सम पॉजिटिव वैल्यू। अब देख सकते हो पॉजिटिव y एक्सिस पे आया है, ठीक है। चलिए एक यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी दिया है, इसको हम u0 बोल देते हैं, और एक यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दिया है जिसको हम u3 बोल देते हैं। we'll start the graph from x equal to 0, ये हमारा x equal to 0 होगा। चलिए आप मेरे को बताइए कि 0 टू a रीजियन में पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना है? सिर्फ y एक्सिस को इंडिकेट कीजिए, आपको मिल जाएगा। u0 u0 है, वेरी गुड। चलिए a टू b में वो कितना हो गया? थोड़ा u0 से ऊपर चला गया, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। फिर b टू c में उससे भी थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक है जी। और c पे क्या हो गया? 3 c पे तो वो u u3 बराबर है। फिर c टू d तक वो u3 रहा, फिर d पे वो कम होके वापस कितना हो गया? u0 લેસ ધેન u0, और u0 फिर वो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया d से आगे। आर यू गेटिंग विद दिस? સર યસ સર u0 થોડી છે ઈ પર નથી e पर છે, છેક નીચે આવી ગયો છે, સર લેસ ધેન u0 છે ને e નથી પણ એને u0 જ લેવાનું છે ભાઈ। હા, એટલે થોડું નીચે લાગ્યું એટલે चलिए बराबर है गेटिंग। अभी रीजियन हम फिक्स कर लेते हैं,
पहले हम ए से छोटा वैल्यू देखेंगे। तो आप बताइए मेरे को, जब x लेस देन a पे क्या कंडीशन होगा? U0 u0 वो e से बड़ा है कि e से छोटा है? बड़ा है। बड़ा है greater than E. तो मतलब वहां पे मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से क्या हो गया? छोटा हो गया ना। पोटेंशियल बड़ा हुआ तो मैकेनिकल छोटा हो गया ना। इज इट अवर कंडीशन द पार्टिकल टू बी देयर? नो, तो वहां पे पार्टिकल नहीं रह पाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम चले जाते हैं x ग्रेटर देन a पे, जिसमें a टू b भी आ जाता है, वो ब्लू कलर वाला ग्राफ, b टू c भी आ जाता है, जो आपका येलो कलर का ग्राफ, c टू d भी आ जाता है, वो ग्रीन कलर का ग्राफ, और d से आगे भी आ जाता है। ठीक है, तो x ग्रेटर देन a पे अगर हम देखिएगा तो उधर भी पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आइदर u0 है कोई रीजन में, बाकी u0 से बड़ा है। कहीं पे ई से ग्राफ नीचे तो गया ही नहीं। गेटिंग? तो कैन आई से इन दिस रीजन आल्सो द मैकेनिकल एनर्जी इज लेस देन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब वहां पे भी पार्टिकल नहीं रह पाएगा। तो सर ये इतना बड़ा लिखने का, जीरो से माइनस, जीरो से आगे मतलब नेगेटिव में, और डी से आगे मतलब पॉजिटिव में, पार्टिकल तो कहीं पे है ही नहीं। तो इसको मैक्सिमम लिमिट हम क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम वैल्यू जिसको हम फाइंड ना कर पाए, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, एंड मिनिमम वैल्यू तो पार्टिकल माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट बीच में कहीं पे मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई रीजन हमें ऐसा मिला ही नहीं है जिसमें ई का वैल्यू यू से बड़ा है। Are you getting? So rather than writing this x less than and x greater than, we can write down that, पहले मैं लिख रहा हूं पार्टिकल कहां पे होगा, कहां पे होगा पार्टिकल, कहां पे हो सकता है पार्टिकल? नोवेयर। पार्टिकल कैन बी देयर कहां पे? नोवेयर, कहीं पे होगा ही नहीं, क्योंकि कोई रीजन ऐसा मिला ही नहीं है जिसमें ई ग्रेटर देन यू मिल जाए। और इसके ऑपोजिट में हमें लिखना है कि पार्टिकल कैन नॉट बी देयर, तो आपका आंसर क्या आएगा? कहां से कहां तक नहीं मिलेगा? ए से डी तक। ए से डी तक नहीं, उसको मैक्सिमम हमने बोला, कैसे लिखेंगे हम? टू प्लस माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। चलिए, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पे हमारे पास पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी नहीं है। चलिए, हमें और एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना है ये केस में, आप देख के बताइए थोड़ा। यू वाई एक्सिस मिनिमम कितना हो रहा है, देखिए, U0 बोलिए बोलिए। यस इट इज u0। u0 से तो नीचे जा ही नहीं रहा है ना, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इन द एंटायर केस इज u0। So are you all clear with these three answers? સર Yes, ચलिए लिखिए, बोलिए भाई। સર આ ડી થી આગળ પણ જે આવશે એ પણ લખવાનું જ ને સર? ડી થી આગળ એટલે ઇન્ફાઇનાઇટ આવી ગયું ને ભાઈ। હા સર, હા એટલે સર એ નહીં, એ U0 પણ, હા સર એ U0 છે, બરાબર, કઈ નહીં સર। સર બોલો ભાઈ। हाँ x बोलिए। ग्रेटर देन एनी कंडीशन फरी समझा। x ग्रेटर देन a मतलब a से आगे जाओगे तो पहले आपको a टू b वाला रीजन मिलेगा जिसमें ब्लू कलर का ग्राफ है, वो तो u0 से भी बड़ा हो गया, मतलब उसका वैल्यू आप देखोगे तो वो तो e से बड़ा है, हमारा तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर बी टू सी वाले रीजन में जाओगे तो येलो कलर का ग्राफ आएगा, तो वो तो उससे भी बड़ा हो गया, मतलब उसमें भी ई ग्रेटर देन यू नहीं मिला। और उससे ऊपर जाओगे तो ग्रीन कलर का ग्राफ, वो तो और ऊपर चला गया, मतलब ई इज ग्रेटर देन यू हमें नहीं मिला। फिर वो डी से नीचे आया है, लेकिन नीचे आके भी ऐसी वैल्यू सेट किया है कि जो ई से तो बड़ा ही है, तो कोई रीजन ऐसा है ही नहीं जिसमें ई का वैल्यू यू से बड़ा मिले, इसलिए पार्टिकल कहीं पे है ही नहीं।
Okay, Are you sir, all clear. clear? Yes, sir, clear. Whenever you have written this, please confirm it. मैंने आपको इसमें 3 आंसर दिखाया है, टेक्स्ट बुक में एक ही पूछा, ठीक है? तो आपको अगर ये क्वेश्चन ट्विस्ट करके ये क्वेश्चन 1 साल या 2 साल पहले जेडब्ल्यू में पूछा था, उसने ऐसा पूछा था कि वेयर द पार्टिकल कैन बी देयर, तो मैं आपको वो साथ में करवाते ही जा रहा हूँ, ठीक है? चलिए, हो गया है। शुड आई गो फॉर नेक्स्ट वन? Sir, एक चलिए, इसको question. निकाल देते हैं। સર अरे भाई, बोलिए। સર આ માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ પ્લસ ઇન્ફિનિટી તમે લખ્યું એટલે અહીંયા EX જે છે એ સર મતલબ હેલો સર हाँ, बोलो बोलो। સર મતલબ અહીંયા EX જે છે તો એ મતલબ એની વેલ્યુ કોઈ મળી જ નથી રહી એટલે તો પછી એની વેલ્યુ 0 ના થઈ જાય? એનર્જીની કોઈ વેલ્યુ નથી મળતી, પાર્ટિકલ ક્યાંય મળતું નથી એટલે એની વેલ્યુ 0 ના થઈ જાય કે તમે ઇન્ફિનિટી થી પ્લસ ઇન્ફિનિટી કોઈ બી વેલ્યુ રાખો બટ પાર્ટિકલ મળે નહીં, એટલે એને માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ ઇન્ફિનિટી કહેવાય, એ ફંક્શન 0 ના થઈ જાય। એટલે સર એટલે ક્યારે પણ એવો ગ્રાફ આવે કે જેમાં મતલબ મેકેનિકલ એનર્જીની એવી રીતે વેલ્યુ ડિફાઇન ના થાય તો એને માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ પ્લસ ઇન્ફિનિટી લઈ લેવાનું? ક્યાંય પાર્ટિકલ મળતું નથી, એની પોઝિશન ગમે તે રાખો તમે, માઇનસ ઇન્ફિનિટી રાખો, -50 રાખો, -100 રાખો કે -300 રાખો, पार्टिकल कैन नॉट बी देयर। बेटे चलो, क्लियर? चलिए, तो अभी ये सी वाला ग्राफ देखते हैं। अब क्या समझ में आ रहा है? आप पहले तो हम बोला वो ग्राफ जो हमारे केस में करते हैं वो कैसा करते थे, आप मेरे को आंसर बताते जाइएगा। हाँ, ये वाला ग्राफ है, ये वाला एक्सिस है, वो कौन है? वाई एक्सिस पे हमने क्या इंडिकेट किया है? UX. यूएक्स को Potential इंडिकेट, ये energy. वी हम नहीं बोलेंगे, हम इसको यू बोलेंगे। फिर ये एक्स एक्सिस पे हमने क्या इंडिकेट किया है? X. डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन, ठीक है। चलिए, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट जो भी बोल, फिर वो मार्क देख लेते हैं कि ई कहाँ पे है, तो ये ई का मार्क है, वो अपना वैल्यू फिक्स रखेगा मैकेनिकल, ठीक है? चलिए, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू देखते जाते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू देखते जाओगे तो ये वाला ग्राफ आया है, ये कितना वैल्यू है? U0. V0, मतलब हम V0. इसको बोलेंगे क्या? U0, U0। मतलब हम तो U0 बोल। चलिए, फिर ये x इक्वल टू a आ गया, फिर यहाँ पे x इक्वल टू b आ गया, ये रीजन में इसका वैल्यू हो गया U1. -U1, नेगेटिव हुआ ना पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, फिर b से आगे फिर वो वापस बढ़ के वापस U0 हो गया। गेटिंग? व्हाट इज आवर कंडीशन फॉर द पार्टिकल टू बी देयर? -U1 लेस देन EX। E शुड बी ग्रेटर देन U, ऐसा होना चाहिए। हमें तो पूरे क्वेश्चन में यही चेक करना है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम सम नेगेटिव वैल्यू। x का वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 मतलब आप समझिए कि 0 यहाँ पे है, लेस देन 0 मतलब ये वाला रीजन, इसमें पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना है? 0। देखिए, U0 है ना? U0 वो Yes, ई sir। से बड़ा है कि ई से छोटा है? बड़ा है। बड़ा है। मतलब ई वहां पे U से छोटा हो गया, तो पार्टिकल वहां पे रह पाएगा? नहीं ना रह रे ना। पाएगा। नहीं। No, sir. फिर उससे थोड़ा आगे जाते हैं 0 टू ए वाला रीजन में, आप इसमें ग्रीन कलर का मार्किंग करें, ये 0 टू ए वाला रीजन है। इसमें देखिए ई का वैल्यू यू से बड़ा कि छोटा बड़ा। है? ई का वैल्यू, Greater। अरे सर, ई का छोटा। छोटा ई छोटा। का वैल्यू छोटा है, तो यहाँ पे पार्टिकल रह पाएगा? नहीं, No, यहाँ पे भी नहीं रह पाएगा। फिर हम चले जाते हैं ए टू बी वाले रीजन में, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? लेस देन ई। -U1 है, तो इधर ई यू से बड़ा हुआ कि छोटा हुआ? बड़ा हुआ। बड़ा। ग्रेटर हुआ, क्योंकि ई Greater। तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पार्टिकल रह पाएगा? रह पाएगा। तो ये रीजन को मैं ये yes। येलो कलर का शेडिंग कर देता हूँ। दिस इज अ रीजन इन विच द पार्टिकल कैन बी देयर, बराबर है? फिर हम बी से आगे चले जाते हैं,
देखिए क्या हो गया, बी से अगर आगे चले गए तो पोटेंशियल Greater. एनर्जी यू जीरो हो U गया, greater than E. वो तो वहां पे ई छोटा हो गया, तो वहां पे भी पार्टिकल नहीं रह पाएगा। तो पार्टिकल कहाँ पे रह पाएगा, A to B. ए टू बी, ए से छोटा वैल्यू और बी से सर A से बी बड़ा से B बड़ा से छोटा। value, यहाँ पे पार्टिकल नहीं मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो मैं आपको आंसर लिख के बताता हूँ, आप बताइए क्लियर है कि नहीं। हमें लिखना है पहले पार्टिकल कैन नॉट बी देयर, टेक्स्ट बुक ने एक ही पूछा है, हम दो लिख रहे हैं। पार्टिकल कैन नॉट बी देयर, पहले कैन बी देयर वाला लिख देते हैं। कौन सा रीजन बताइए, कैन बी देयर में कौन सा, A to B. A to B. टू बी आएगा। वेरी गुड। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, A greater than A less than B. ठीक है, इसमें पार्टिकल हो पाएगा। पार्टिकल कैन नॉट बी देयर का क्या होगा, Less than A greater than B. एक मिनट मन लखवा दे। चलिए x a से जब छोटा होगा, मतलब उसमें नेगेटिव x एक्सिस जीरो वगैरह सब आ गया, तो x लेस देन a, और x जब b से बड़ा बड़ा होगा उसमें पार्टिकल नहीं रह पाएगा, बराबर है। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, देखिए ये नेगेटिव में गया है, कितना नेगेटिव, Yes sir. U minus U1. दिस इज अ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी दैट द पार्टिकल कैन हैव। आर यू गेटिंग विद दिस। Sir yes. एक एक Yes, क्वेश्चन, sir. एक एक क्वेश्चन में तीन तीन सब क्वेश्चंस बन रहे हैं। कैन बी देयर, कैन नॉट बी देयर एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब भी आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा डिजाइन करना चाहो तो कर सकते हो, पार्टिकल कहाँ पे है ए टू बी, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा समझने के लिए। These questions are like that, they require more understanding or visualization. आपका प्रॉब्लम क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन देख के आप पहले सीधा सॉल्यूशन देखते, तो हमारा जो थॉट प्रोसेस डेवलप होना चाहिए ना वो होता ही नहीं है। तो थॉट प्रोसेस उन लोगों ने जो डेवलप किया है ना वही हम कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार देखना चाहिए, फिर नहीं आए तो आप उसको देख के सॉल्व करो, वो बात अलग। मतलब विचार वालों तो खरीद कहीं पे सॉल्व था, हो जाएगा तो आप हमें कंफर्म कीजिए कि हो गया है तो हम आगे। हो गया है, क्लियर। एग्जाम में आएगा तो आंसर बता पाओगे तीनों का। सर ओम पटेल को क्या डाउट है, बोलिए। सर બોલો. બારનો અલગ ડાઉટ છે પૂછું આનું પેલા પૂછ, આનો કઈ ડાઉટ છે? ના સર આનો નહીં અલગ હા બસ, એ પછી તું મને પૂછજે ને, આ પતી જાય એટલે હા સર कराई देश, हाँ चिंता नहीं। चलिए निकाल दो मैं इसको, फाइनल। सर सर हाँ बोलो। સર એટલે એવું ને કે જ્યારે મેકેનિકલ એનર્જીની વેલ્યુ આવશે ત્યારે પાર્ટિકલ એક્ઝિસ્ટન્સમાં હશે એવું ને? એવું ના હોય, આખો ક્વેશ્ચન હતા, તું આખું રામાયણ પૂરી કરાવી દીધી પછી તું કે છે રામ ભગવાન કોણ હતા, એવું થોડી હોય। पूरा 3 ग्राफ सॉल्व कराई दीदा પછી તું पूछे છે कि मैकेनिकल एनर्जी, हमने कंडीशन क्या बताया, आप लोग बताइए कि पार्टिकल कैन बी देयर का कंडीशन क्या है, मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल से बड़ा होना चाहिए, वो हमने कंडीशन बताया, उससे हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है भाई, क्लियर यश भाई, आपके फ्रेंड्स ने ही डाउट सॉल्व करवा दिया। हाँ सर हाँ। चलिए अभी हम फोर्थ वाला डाउट, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डाउट तो क्या, वो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देख के, नहीं ऑप्शन चिंता नहीं, करवानो सॉल्व। पहले तो अपना वो जो प्रोसेस है ना वो फिक्स रखो, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स जो हर एक ग्राफ में देखा वो फिक्स रखो। पहले क्या किया था हमने, वो ग्राफ में एक्सिस को नाम दे दिया था,
ये वाला कौन सा, यू ये u, ये किसका फंक्शन है, यू x एक्स का फंक्शन, ठीक है। और ये x का ग्राफ, मतलब ये जो x पोजीशन का फंक्शन, ठीक है जी। अभी हम रीजन का नाम लिख लेते हैं पहले तो। चलिए ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये कौन सा है, माइनस बी बाई, बराबर है। ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, माइनस ए बाई, ठीक है। ये वाला पॉइंट है वो क्या है, a/2 यस ए बाई। और यहाँ पे ये जो पॉइंट आया है ये क्या है, b/2 चलिए इतना पता चल रहा है आपको। यस सर। फिर हमारा वो मार्किंग मैकेनिकल एनर्जी का, जिसको हम चेक करेंगे कि वो यू से बड़ा है या छोटा है, वो यहाँ पे है। यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी दिया है वो u0 है, और यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी दिया है वो माइनस u1 है, ये वाला, ठीक है जी। शुड आई प्रोसीड फर्दर, चलिए मैं माइनस बी बाई 2 से छोटे वैल्यू से स्टार्ट करता हूँ, माइनस बी बाई 2 से छोटा वैल्यू, माइनस Sir, बी बाई 2 से possible. छोटा वैल्यू, माइनस बी बाई 2 से छोटा मतलब माइनस बी बाई 2 के लेफ्ट साइड पे देखने का। तो ग्राफ ड्रॉ करूँ छू, हाँ क्लोज रीजन ड्रॉ करूँ छू, इतना ही रीजन ड्रॉ है। चलिए यहाँ पे ये हो गया आपका मैकेनिकल एनर्जी, वो तो फिक्स है, ठीक है। ये रीजन में पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, लेस देन ई लेस देन ही होगा ना। वो ग्राफ का देखिए, Yes, वो sir. रेड कलर का मैंने Critical दिया condition. है, और यस ई सर का वैल्यू देखिए जो मैंने रेड कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन बताया है। तो वो ग्राफ का जितना भी रीजन आएगा वो ई से नीचे आएगा ना, मतलब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी ई से छोटा होगा ना, तो वहां पे पार्टिकल Exist हो करेगा. Existence में। मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो इसको हम मार्किंग कर देते हैं, जहां पे पार्टिकल मिलेगा उसको हम मार्किंग कर देते हैं। चलिए यहाँ पे तो पार्टिकल हो सकता है, ठीक है भाई। चलिए अभी हम आ जाते हैं रीजन माइनस बी बाई 2 से ए बाई 2 तक का। तो उसका ग्राफ देखिएगा, मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, वो ऐसा है, क्या होगा, पार्टिकल उधर cannot नहीं be मिलेगा greater क्योंकि than- ई से ऊपर चला गया ना भाई, यस पोटेंशियल सर एनर्जी तो ई से बड़ा हो गया, तो वहां पे नहीं होगा। तो ये रीजन नहीं हम मार्क करेंगे क्योंकि इसमें पार्टिकल नहीं रह पाएगा। कहां पे आ गए हम, ग्रेटर देन माइनस ए b/2 बाई 2 पे, मतलब माइनस ए बाई 2 तक तो आ गए हम। ये वाला ग्राफ हमने देख लिया, ठीक है भाई। एक कदम, चलिए ये यहाँ पे आ गए थे, फिर हम आगे थोड़ा निकल गए और हम यहाँ तक तो आ गए, ठीक है। ये खत्म हो गया। अभी हमें कौन सा रीजन देखना है, माइनस ए बाई 2 से लेके 0 का रीजन, प्लस ए बाई 2 પછી જઈએ, પેલા 0 જતા રહે પછી પોઝિટિવ માં જઈશું। माइनस ए बाई 2 Greater than से E. लेके 0 में पोटेंशियल Greater एनर्जी than का E. वैल्यू कितना है वो बताइए पहले, माइनस u1। उसमें E का वैल्यू u1 से बड़ा है कि छोटा है, तो उधर पार्टिकल रह Less पाएगा, than. बराबर है। तो यहाँ पे भी रह पाएगा, और वैसे ही 0 से a बाई 2 वाला रीजन है उसमें भी रह पाएगा, जो मैंने ब्लू कलर का शेडिंग किया है, गेटिंग। चलिए अभी हम कहाँ पे आ गए हैं, a बाई 2 पे आ गए। a/2 to b/2 हाँ a बाई 2 टू b बाई 2 में आप बताइए कि ये वाला ग्राफ है, ये नॉट वाला। पॉसिबल हाँ तो ये तो नॉट पॉसिबल है ना, क्योंकि उधर u का वैल्यू e से बड़ा मिल रहा है, ठीक है। और फिर उसके आगे चले जाते हैं b बाई 2 से आगे, ये रेड वाला ग्राफ, पॉसिबल तो इसमें पॉसिबल। तो जितना शेडेड रीजन है उसमें पार्टिकल हो सकता है, उसके अलावा जितना रीजन है उसमें पार्टिकल नहीं हो सकता। तो पहले हम आंसर लिखेंगे पार्टिकल कहां पे होगा, पार्टिकल कैन बी देयर। चलिए बताइए वो शेडेड रीजन का, बस आप बताते जाइए कि कौन से x के वैल्यू से कौन से बीच में है शेडेड रीजन। पहला वाला जो शेडेड रीजन है सबसे पहले वो कहां पे है, जब x का वैल्यू b बाई 2 से लेस देन छोटा हो -b, तो, ठीक है, उसमें हो पाएगा। फिर वो दूसरा शेडेड रीजन ब्लू कलर वाला,
कहाँ पे? बिटवीन -b/2 एंड -a/2। -a/2 से लेके +a/2 तक, ठीक है भाई? ठीक यस है, सर। फिर वो तीसरा शेडेड रीजन a/2 થી લઈને b/2 -a/2 to ना a/2। ना b/2 થી तीसरा शेडेड जीरो टू ए बाई तीसरा तो b/2 ग्रेटर देन b/2 से आगे चले जाएंगे। ઇન્ફિનિટી। चलिए, ये रीजन हो गए जहां पे पार्टिकल रह पाए। हमें तो आंसर पूछा है पार्टिकल कैन नॉट बी देयर। एक minus b by मिनट 2 उतावળ to नहीं a करवानी। minus a by 2 -b/2 ए to भाई एक मिनट, -a/2 and and a/2 a to by 2 b/2। 2 plus b by 2 a/2 to b/2। मतलब आप जहां पे शेडेड रीजन नहीं है उसका आंसर बताइए। पहला शेडेड रीजन जहां पे नहीं है तो -b/2 से लेके a/2 तक, -a/2 देखाय छे? यस तो इट सर इज देखाय बिटवीन छे। Yes, sir. b/2 से लेके -a/2 तक, और वही पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चले गए तो ए बाई टू टू plus A a by by 2 2 to B to by plus 2। b by 2 2 less than x less than b/2। ठीक है। और एक और आंसर बाकी है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी केस में कितना हुआ है? -u1। minus वेरी u1 गुड, इट इज माई। देखिए, 2 ग्राफ 3 ग्राफ सॉल्व करवाने का रीजन क्या कि इतना कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ आपने अपने आप सॉल्व कर लिया। ठीक है, दिस क्वेश्चन टेक्स 40 मिनट टू सॉल्व। चलेगा, कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, मेन थिंग वो है। समझ में आ गया ना? ठीक, अभी आ ऐसा कोई गया। भी ग्राफ देंगे आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना कैसे सॉल्व करने का? बस સર बोलिए भाई। સર મને આની ઉપરવાળો જે પેલો ગ્રાફ છે ને પેલા જેમાં પાર્ટિકલ નથી, તો એમાં ખાલી એમાં ડાઉટ છે કે પાર્ટિકલ કેન નોટ બી ધેર માં પેલું ઇન્ફિનિટી વાળું કેમ આવ્યું એના ખબર પડી। બાકી પેલું વાળું ખબર પડી ગયું। સમજાયું ને? ઇન્ફિનિટી ટુ માઇનસ ક્યાંય ના મળે એટલે એને એવું લખાય કે માઇનસ ઇન્ફિનિટી થી પ્લસ ઇન્ફિનિટી ક્યાંય બી નહીં મળે, ધેટ્સ ઇટ। એટલે સર 0 ના લખાય એવો રૂલ છે ને, એવું ને? મતલબ તને સમજાયું કે ફંक्शन ની वैल्यू 0 નથી થતી, पार्टिकल कैन नॉट बी देयर एनीवेयर, मतलब उसका मीनिंग कहां पे हो गया कि आप मिनिमम वैल्यू दैट इज माइनस इनफाइनाइट टू द मैक्सिमम वैल्यू दैट इज, कोई भी Plus रीजन ले लो, कोई भी एक्स का वैल्यू ले लो, यहाँ पे पार्टिकल आपको मिलेगा नहीं। એટલે સર એવી રીતના અગર એવી બીજો કોઈ ગ્રાફ એવો કોઈ આવી જાય મતલબ એક્ઝામમાં કે ક્યારે પણ, તો એમાં અગર આની EX ની વેલ્યુ ના મળતી હોય આપણને, પાર્ટિકલ ના મળતો હોય, તો એમાં માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ પ્લસ ઇન્ફિનિટી લખી દેવાનું, એવું ને? Particle cannot be there, that means it can be not there in a region between minus infinite to plus infinite. હા સર। Okay, clear, fix, final। चलिए निकाल दो इसको। સર એટલે અલગ અલગ પાર્ટિકલ્સ નું હશે કે એક જ પાર્ટિકલ હશે કે આવું વચ્ચે આ વચ્ચે જતું રહે? એક જ પાર્ટિકલ જે પહેલા ફર્સ્ટ ગ્રાફમાં જાય છે પછી સેકન્ડ ગ્રાફમાં જાય છે, અલગ અલગ પાર્ટિકલ હોય તો પછી બધાની એનર્જી ના બદલી જાય? E અને U સેમ થોડીક રહે, તો E1 અચ્છા, તો U1 પણ- E2 U2। સર આવું કેવું સર? એટલે અમુક વાર આવી જાય અમુક વાર જતું રહે પાર્ટિકલ એવું? તો હોય ને, એવું રિજિયન થોડી ફિક્સ છે। તું ક્લાસમાં કોઈ વાર આવી જાય કોઈ વાર જતો રહે, તો તું તો ફિક્સ છે, પણ ક્લાસ બદલી ગયો ને, તું કોઈ વાર આવે તું કોઈ વાર જતો રહ્યો। હા સર। हाँ, यस सर। चलिए क्लियर। तो अभी आप देखिए फोर कंप्लीटेड, फाइव बाकी है, तो वो भी थियरेटिकली है, रीड ही करना है तो कर देंगे हम रीड। इसलिए आज ये शेयर करके आपको करवाया क्योंकि ये थियरेटिकल क्वेश्चंस को हम इसमें से रीड करेंगे। अब यही क्वेश्चन मैंने ड्रॉ करके किया होता तो ये 30-40 मिनट्स की जगह पे 1 आवर हो जाता, तो भी अंडरस्टैंडिंग उतना नहीं आता जितना इसमें आया। ठीक है,
चलिए एक एक क्वेश्चन हम रीड करते जाते हैं और उसको सॉल्व करते जाते हैं। फर्स्ट ए बी एंड सी डी 4 है ना। चलिए ए से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए कौन रीड करेगा पहला वाला? హలో జిగర్ సార్ हाँ सर। ఇప్పుడు యతీసరే લિસ્ટ મૂક્યું ને એબ્સેન્ટીઝ વાળું हाँ જેને પેપર નથી મોકલ્યા हाँ હમણાં સર ઓફલાઈનમાં કોઈ ટેસ્ટ નથી આપી પૂછી લો એ લોકોને અને ઓનલાઈનમાંથી કોણે ટેસ્ટ નથી આપી એટલે આપણો હિસાબ આખું સેટલ થઈ જાય ને हाँ सर। आप लोगों ने सब लोगों ने टेस्ट दिया है? યસ સર યસ સર ऑफलाइन માંથી સર બધાએ આપી છે? ઓનલાઈનમાંથી કોણે નથી આપી એ જાણી લો ને हाँ सर। चलिए जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है आज का हैंड रेस कीजिए, वरना हमारे पास तो लिस्ट है ही। चलिए एक अवसर रावल बस एक જ पर्सन છે પ્રેઝન્ટ જેને ટેસ્ટ નથી આપી। और ये वंदना को कोई उसके फ्रेंड है तो बताइए, वो जब भी एंटर होती है उनका तो माइक तो कभी कनेक्टेड ही नहीं होता है, तो फिर वो क्या सुनते हैं हम पढ़ाते हैं? खाली स्क्रीन देखने का। चलिए रुद्र परमार, अवसल रावल, देन भारद्वाज, हेली शाह, हेना पटेल एंड समर जेटली। अवसर क्या आपका रीजन टेस्ट नहीं देने का है? સર હેલ્થ નથી સારી એટલે કોઈને ઇન્ફોર્મ કરી દીધું છે તે? હેલો કર્યું છે એને ઇન્ફોર્મ ઓકે ચલો દેન रुद्र परमार એમને બી ઇન્ફોર્મ કરેલું છે। ભારદ્વાજ, हेली, એ તો ये એબસેન્ટ दोनों છે स्टूडेंट है सर। ओके ठीक। चलो टोटल 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट है जिन्होंने पेपर नहीं भेजा। इनमें से रुद्र परमार, अवसर रावल एंड हैना, इन लोगों ने इन्फॉर्म किया है। देन भारद्वाज और हेली एब्सेंट है। समर्थ है कि समर्थ भी एब्सेंट है? समर्थ जेटली એબસેન્ટ ओके, 3 एब्सेंट અને 3 ઇન્ફોર્મ કર્યું છે 6। देन सॉल्व करेंगे। कौन रीड कर रहा था? कीजिए સર મેં કરું? ના, અહીંયાથી થાય છે રીડ, હું પાછો રીડ કરીશ। સર બોલીએ। સર આ મેકેનિકલ એનર્જીની જે વેલ્યુ હોય એ કાં તો પોટેન્શિયલ એનર્જીથી ઓછી હોય એટલે ગ્રેટર હોય, કાં તો પછી જે છે ઇક્વલ ટુ હોય, એવું ને? એટલે એના લીધે પછી બીજા ગ્રાફના હિસાબથી પાર્ટિકલ એક્ઝિસ્ટ ના કરે, એવું ને? मैकेनिकल एनर्जी कैन टेक एनी वैल्यू। पोटेंशियल 0 होगा तो वो काइनेटिक से इक्वल होगा, काइनेटिक 0 होगा तो वो पोटेंशियल से इक्वल होगा, दोनों का कुछ वैल्यू होगा तो वो कांस्टेंट होगा। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो E जहां पे ग्रेटर देन U होगा वहीं पे पार्टिकल रह पाएगा। હા સર, એટલે એવું જ ને કે પોટેન્શિયલ એનર્જી કાં તો ઇક્વલ હોઈ શકે, કાં તો લેસ દેન હોઈ શકે, તો જ પાર્ટિકલ એક્ઝિસ્ટ થઈ શકે, એવું ને? બીજાને કન્ફ્યુઝ કરે છે। in case where E is greater than U then the particle can be there, બાકી ના હોય, બસ that's it। હા સર rocket in flight that burns up due to friction, burn हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से। at whose expense is the heat energy required? burn करना है तो heat energy तो आनी चाहिए ना। required for a burning is obtained, वो एनर्जी कहां से आई? फिर आपको पूछा है दो में से एक बताना है, रॉकेट से कि एटमॉस्फेयर से। कैसे? और ये केसिंग ऑफ रॉकेट मतलब क्या होता है, आपको कुछ जानकारी है?
ओके, वो रॉकेट जब आप लॉन्च करते हो तो जो रिक्वायर्ड चीज है, हाँ, तो वो उसमें से वो चला जाता है, जितना रिक्वायर्ड पार्ट नहीं है वो सब निकलता जाता है एटमोस्फेयर में, फिर वो बर्न हो जाता है। बराबर है, तो आपने अच्छा है, पता है, चलिए। तो फिर ये केसिंग ऑफ रॉकेट में जो पार्ट निकलते जाते हैं वो बर्न हो जाते हैं, तो उसको हीट एनर्जी चाहिए। वो हीट एनर्जी कौन देता है? रॉकेट खुद देता है या एटमोस्फियर? कैसे, बताइए। एटमोसफियर। कहाँ से, कैसे? हमने तो ऐसा सीखा है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, इट कैन नॉट बी, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू। तो एटमोस्फियर ने हीट एनर्जी दिया, तो एटमोस्फियर ने अपने आप तो क्रिएट नहीं किया होगा ना, इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम सम एनर्जी टू हीट एनर्जी। तो वो कहाँ से, कैसे? सर ड्यू टू फ्रिक्शन। आप वो कोई चीज घूमता है, पंखा घूमता है, बराबर है, वो घिसता है, थोड़ा आवाज आता है, उस पर खराब हो गया है तो वो थोड़ा गर्म हो जाता है, क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट तो एनर्जी यहाँ में पे अगर रॉकेट को अगर आपको एटमोस्फियर में भेजना है तो एटमोस्फियर उसको कौन सा फोर्स लगाएगा? रेजिस्टिव फोर्स, एयर रेजिस्टिव फोर्स। उसके अगेंस्ट आपने जो वर्क डन किया वो किसमें कन्वर्ट हुआ, और वो हीट एनर्जी ने उसको क्या कर दिया? बर्न कर। बराबर, ऐसा ही आंसर है कि नहीं? हम एक बार रीड कर लेते हैं इसका आंसर। ये तो उल्टा हो गया, हमने जो समझा वो। ये कौन सा केस हो गया? क्योंकि केसिंग हुआ है, केसिंग हुआ है तो मास क्या होगा? पहले जो नीचे से भेजा होगा तब मास ज्यादा होगा, केसिंग होगा मतलब वो निकलता जाएगा जितना पार्ट, तो वो मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। आपने कोई ऐसा एनर्जी का रिलेशन सीखा है जो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है? किसने बताया था? The mass is get converted to an energy। एक फेमस रिलेशन है जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला था वो साइंटिस्ट को। आइंस्टाइन। E is equal to, स्क्वायर। वेरी MC गुड, तो square। E is equal to mc स्क्वायर। बराबर है, तो E is equal to mc स्क्वायर। तो मास तो निकलता जाता है, कम होता जाता है, तो वो मास कहीं पे जाता, वो मास किसमें कन्वर्ट हो जाता है, और वो एनर्जी आप किसके लिए यूटिलाइज करते हो? वो पार्ट्स जो निकल गए उसके बर्निंग के लिए। So correct answer is the energy is obtained from rocket and not from the reason is that decrease of mass, and that mass is get converted to by which relation? किसने बताया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन। तो क्लियर हो गया है કે તમે જે કીધું ને એ રાઈટ હોય કે જ્યાં સુધી એટમોસ્ફિયર હોય ત્યાં સુધી, પછી તો સર રેઝિસ્ટિવ સી ફોર્સ એટલે શું હોય? ને એટલું બધું રેઝિસ્ટિવ ફોર્સ એના લીધે હીટ એનર્જી ઓબ્ટેન થાય કે એના મેટલના પાર્ટ બર્ન કરે। रेजिस्टिव फोर्स लगेगा लेकिन इतना सारा नहीं। बेटी चलिए क्वेश्चन बी सॉल्व करेंगे। सर कौन रीड करेगा? ये स्क्रीन पे से जिगर सर कोई डाउट पूछो। आप સર સી पूछो। એટલે શું હોય? सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसका वैल्यू होता है 3 into 10 to the power 8 meters per second, and this is called speed of light in vacuum। लाइट वैक्यूम में जो स्पीड से ट्रैवल करता है ना वो फिक्स वैल्यू होता है, इसको हम सी बोलते हैं। तो आपके पास जो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, उसमें ये जो रिलेशन हुआ है उसमें m तो मास है और ये c स्पीड ऑफ लाइट। नाउ आर यू क्लियर विद दिस? यस सर। भाई यस सर ये क्लियर। वैल्यू याद रखना होता है आपको, कहीं पे साइड पे लिखना हो तो लिख लेंगे। सर हमने तो देखे हैं कि वो जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं ना, जैसे सर ने कोई क्वेश्चन करवाया तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कोई थियरी किया तो कुछ एक्स्ट्रा बोला है, तो वो स्टिकी नोट्स जैसा आता है, आपने कभी देखा हो, तो उसमें वो लिख के रखते थे, तो फिर जहाँ पे वो क्वेश्चन होता है ना उधर स्टिक कर देते, तो जब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके साथ साथ वो एक्स्ट्रा भी अपने आप याद आ ही जाता है।
This is one of the method, remember this question, right? સોલ્વ કરેगा સર તમારો અવાજ કપાય છે અહીંયાથી વચ્ચે કર વચ્ચે. થશે હા થોડું ક્લિયર થશે કારણ કે નેટવર્ક નો રીઝન હશે ને પછી જો વધારે કન્ફ્યુઝ કેવું રહેશે થોડું है कि जो planets है वो सन के आजू बाजू घूमते हैं कौन से ऑर्बिट में शेप दिया आपको एलिप्टिकल ऑर्बिट कौन से फोर्स की वजह से कौन से फोर्स उसको पकड़ के रखता है सन का मास ग्रेविटेशनल ज्यादा होता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स वो कॉमेट को पकड़ के रखता है और उसको घुमाता है कौन से ऑर्बिट में एलिप्टिकल ऑर्बिट में बराबर है लेकिन अभी ऑर्बिट तो इलिप्टिकल हो गया तो वो फोर्स नॉर्मल नहीं होगा सर्क्युलर हो तो नॉर्मल થાય इलिप्टिकल માં તો ના થાય ને still the work done by the gravitational force over a one complete cycle is zero the reason is डिस्प्लेसमेंट here इज this 0 work is but here is the work is done by which force a gravitational force is an example of which force conservative force and work done by a conservative force over a closed path is चाहे फिर वो सर्कुलर हो या इज अ एलिप्टिकल सिंपल आंसर ठीक है अभी ये लोग क्या बता रहे हैं हम देख रहे हैं आर यू क्लियर विद दिस इसलिए आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस जब करवाते हैं जैसा क्वेश्चन हमने असाइनमेंट में किया था ना कॉन्टूर इंटीग्रेशन वगैरह कुछ आया था तब हमें बोला था कि वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स ऑन अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज चलिए आंसर रीड करेंगे हम अरे बताइए क्या आंसर में रीड किया गया है જતું રહે ઉભો આવશે હવે અમારો અવાજ બરાબર આવે છે કે હજી બી લેગ થાય છે ના સર બરાબર આવે છે बराबर है gravitational conservative force or elliptical orbit is a closed path then the work done is zero getting my point समझ में आया चलिए नेक्स्ट सॉल्व करेंगे चलिए ऐसा होता है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट है मैन मेड सैटेलाइट दे आर ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ आपने ये शायद में लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा सैटेलाइट के बारे में डिटेल नहीं लेकिन पढ़ा तो होगा जानकारी भी होता है ऐसा थोड़ा वो अर्थ के आजू बाजू तो बहुत थीन एटमोस्फियर होता है लेकिन वो एटमोस्फियर उस पर क्या लगाता है कंटिन्यूअसली एक रेजिस्टिव फोर्स लगाते रहता है क्योंकि एटमोस्फियर है तो जो रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा ऑल्दो वो छोटा होता है सो वेरी स्मॉल रेजिस्टिव फोर्स स्टिल अगर वो नजदीक आते जाएगा तो ये रेजिस्टिव फोर्स की वजह से उसका स्पीड क्या होना चाहिए डिक्रीज होना चाहिए लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा क्यों होता है सर जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल बढ़ेगी. फोर्स ज्यादा हो जाएगा ना जब भी आप ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराते हो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ विच मोशन फ्री फॉल इज ग्रेविटेशन एग्जांपल ऑफ विच मोशन एक्सेलरेटेड मोशन एक्सीलरेटेड एक्सेलरेटेड मोशन मतलब उसमें स्पीड क्या होगा इंक्रीज होगा बराबर है तो फिर वो सैटेलाइट भी नजदीक आ रहा है ना तो आप उसको ज्यादा खींचेगा ठीक है चलो हम एक बार आंसर भी रीड कर देते हैं तो कुछ रह जाता है तो हम देख लेते हैं
ये क्या हो गया? ये मैंने जो समझाया उसका एक स्टेप आगे समझाया है आप इन लोगों ने। सैटेलाइट के लिए मैकेनिकल एनर्जी किसका सम होता है? सर कोई भी सिस्टम हो, मैकेनिकल एनर्जी इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस, पोटेंशियल हमने एनर्जी ऐसा सीखा है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे हम जो मैकेनिकल एनर्जी में जो पोटेंशियल एनर्जी आया उसकी बात करेंगे, वो कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, कौन सा फोर्स लग रहा है? हाँ, तो ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh बराबर। जितना H सैटेलाइट नजदीक आता जाएगा उतना एच क्या होता जाएगा? कम। एच डिक्रीज होगा तो उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? लेस। लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी को तो कांस्टेंट रखना है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी का Increase. फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम अगर स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो स्पीड भी क्या होगा? इंक्रीज। तो थोड़ा चला जाएगा लेकिन इंक्रीज तो होगा ही। तो तूने बोला वो भी सही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट करेगा, मैंने बोला कि वो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, वन ऑफ द सेम। यहाँ पे वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से समझा है। हियर द डाउन एरो शोज द डिक्रीज एंड अप एरो शोज द, अब लिख लीजिए साइड में अगर आपको कहीं पे रिक्वायर है तो। ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है फिर हम आपको ब्रेक भी दे देते हैं। ऑलरेडी 10:15, ठीक है। चलिए ओम भाई डाउट पूछिए क्या है? સર એ પેલું અગર રિયલ જે રોકેટ હોય ને સર, રિયલ વાળું हाँ સર, તો हाँ। એ જ્યારે લોન્ચ થાય તો સર એમાં તો વેલોસિટી ઇન્ક્રીઝ થાય, એટલે સર કાઇનેટિક तो એનર્જી પણ बोल बोल बोल। હા સર, તો કાઇનેટિક એનર્જી પણ ઇન્ક્રીઝ થાય અને પોટેન્શિયલ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય એચ ઉપર હાઈટ વધ્યા કરે એટલે। તો સર આવું આ તો એવું સર ना હોય। आपने बलून का केस देखा था, वो बलून का केस जो था उसमें आपने जो बलून है उसको जब ऊपर भेजा था तब उसका वेलोसिटी क्या हो रहा था? ઇન્ક્રીઝ। वेलोसिटी इंक्रीज होता जाता है जितना ऊपर जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता जाता था? डिक्रीज, क्योंकि वहां पे जो वर्क डन था बाय विच फोर्स था? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो वहां पे आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी डाल सकते हो। आप ओम Yes, भाई sir. जो पूछ रहे हो वो रॉकेट, रॉकेट में तो हमें कुछ वो डालना भी पड़ता है ना, फ्यूल के अपने आप चला जाता है। यस सर, फ्यूल। हाँ सर। Right? और आपने जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का स्टेटमेंट सर ने आपको पढ़ाया था, तब आप अगर स्पेशली देखो तो उसमें स्टेटमेंट ऐसा था कि मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर दैट सिस्टम इफ द वर्क डन बाय द કન્ઝર્વેટિવ ફોર્સ। કન્ઝર્વેટિવ ફોર્સ। એટલે જે કેસમાં કન્ઝર્વેટિવ ફોર્સ ના લાગતું હોય એ કેસમાં તમે મિકેનિકલ એનર્જીનું કન્ઝર્વેશન ના કરી શકો। એઝ એન એક્ઝામ્પલ फ्रिक्शन वाला केस, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वहां पे आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं डाल सकते। आर यू क्लियर ओम भाई? आप क्लियर? यस सर। ओके સર बोलिए। સર જે પેલો બલૂન વાળો એક્ઝામ્પલ હોય છે ને, એમાં એની હાઈટ ઇન્ક્રીઝ કરી જાય એટલે મોશન માં રહે એટલે એની કાઇનેટિક એનર્જી વધે ને। યસ, અને મોશન માં છે તો એને બહારથી કોઈ ફોર્સ નથી લાગતું, ખાલી ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ ના અગેન્સ્ટ વર્ક ડન કરીને કાઇનેટિક એનર્જી વધારે છે, એટલે આપણે મિકેનિકલ એનર્જી નું કન્ઝર્વેશન ત્યાં લગાવ્યું, બરાબર? અને એ બી કન્ઝર્વેટિવ ફોર્સ ના કહેવાય ને, કારણ કે એમાં બી ના, કન્ઝર્વેટિવ ફોર્સ છે ને, બહારથી કોઈ બલૂન ને ધક્કો માર્યો, કોઈ બલૂન ને ખેંચ્યું ના ના, સર, એટલે એને જે વર્ક ડન કર્યું એ કોના અગેન્સ્ટ કર્યું? એને ઉપર જવું હોય તો કોના અગેન્સ્ટ વર્ક ડન કરવું પડે? ગ્રેવિટી ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ ઇઝ વિચ ફોર્સ? કન્ઝર્વેટિવ। બરાબર છે? ક્લિયર? હા સર, યસ સર। સર ચलिए यश भाई पूछिए। हाँ पूछिए। સર આજે આર્ટિફિશિયલ સેટેલાઇટ વાળો કે છે ને, એટલે મતલબ એવું ને કે આર્ટિફિશિયલ સેટેલાઇટ જ્યારે અર્થની નજીક આવશે ત્યારે હાઈટ ઓછી થવાના કારણે સ્પીડ વધી જશે, એવું ને? હાઈટ ઓછી કરવાના કારણે સ્પીડ વધે, પણ રીઝન એવું કે હાઈટ ઓછી થાય એટલે પોટેન્શિયલ ઓછી થાય એટલે કાઇનેટિક વધે, એટલે સ્પીડ વધે। એટલે સર અહીંયા મતલબ એ ટાઈમ પર સેટેલાઇટ તો જે છે એ અરાઉન્ડ ધ અર્થ જ ફરતી હશે ને, એવું નજીક તો બહુ વધારે નહીં આવી જતી હોય ને? બહુ નજીક ના આવે, સમ ડિસ્ટન્સ પર રખા હોता है, એટલે રિવોલ્વિંગ જ કરતી હશે ને અર્થમાં? રિવોલ્વ જ કરે, બાકી તો સેટેલાઇટ નું કામ શું ત્યાં રાખવાનું હોય તો?
અને સર આ જે બલૂન છે તો તમે એવું કીધું કે મતલબ ઉપર જાય તો એમાં તો વેલોસિટી તમે કીધું મતલબ પોટેન્શિયલ એનર્જી વધે પણ કાઇનેટિક એનર્જી ઘટે તો પોટેન્શિયલ એનર્જી ઘટે, કાઇનેટિક વધે. પણ સર હાઈટ તો ઇન્ક્રીઝ થઈ રહી છે ને તો એ તો પછી સમજાયું કે in that case you are not considering alone a balloon, you are considering a system where the speed is increasing, so the kinetic energy increases. तो सिस्टम में टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. तो अगर काइनेटिक इंक्रीज होता है तो पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए. तो आप एक हाइट को ही पकड़ के रखोगे तो कैसे चलेगा? એટલે સર જ્યારે ઓબ્જેક્ટ ઉપર મોશન કરતો હોય ત્યારે હાઈટ ને કન્સિડરેશનમાં નહીં લેવાનું એવું? એવું નથી કે તો હાइट ने कंसीडरेशन આમાં ના લીધું हाइट ने कंसीडर दैट इन दैट केस सिस्टम इज टू बी कंसीडर्ड. बलून है तो उसमें हाइट के साथ उसका स्पीड भी देखना है ना. वो स्पीड अपना अपने आप बढ़ा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा. હા સર એટલે પછી સર જ્યારે બલૂન મતલબ ઉપર જઈને ગેસ મતલબ સ્ટેબલ થઈ જશે ઉપર જઈને ત્યારે એવું એ આપ્યું છે ત્યારે બી તે મને પૂછ્યું હતું પણ એવું આપ્યું છે કે આગળ જઈને ગેસ નીકળી જાય છે સ્ટેબલ થઈ જાય છે. એટલે સર એ થઈ જાય તો પછી પોટેન્શિયલ એનર્જી થઈ જાય તો પછીનું પછી છોડ ને ભાઈ. અત્યારે આટલું માંડ ખબર પડે છે તો આટલું સમજ ને. ખાલી ખોટું એ સ્ટેબલ થઈ જાય પછી એમાં બહુ બધા ફોર્સિસ લાગે બહુ બધા કેસીસ થાય એ બધું સમજવું પડે. આ સમજાવ્યું હોય તો એ બી ભૂલી જવાય પછી એ કરવા જઈએ. હા સર बराबर. चलिए क्वेश्चन नंबर डी लास्ट सॉल्व करके फिर आपको ब्रेक दे देते हैं. ठीक है. जैसे है ये थियरेटिक मतलब कैलकुलेशन वाला कैलकुलेशन इसमें दिया है. मैं समझाता हूँ नहीं समझ में आएगा समझा. चलिए कौन रीड करेगा? रितिका. आप में देखो फिगर 1 में एक पर्सन दिख रहा है. उसके हाथ में 15 केजी का बॉक्स है. दिख रहा है बराबर. वो 15 केजी का बॉक्स लेके वो 2 मीटर आगे चल रहा है. बराबर है. दिख रहा है. यस. चलिए आगे. पुली. एक केस में वो हाथ में बॉक्स लेके घूम रहा है. वो 2 मीटर आगे जाता है जो आपको डायग्राम 1 में दिखा है. सेकंड केस में उसने क्या किया है कि आप उसके शोल्डर पे एक रस्सी डाल दिया तो रस्सी को पुल्ली पे से पास करवा दिया और पुल्ली को 15 केजी बॉक्स के साथ उसमें अटैच कर दिया. फिर वो आगे जा रहा है. दोनों केस में से कौन से केस में वर्क डन ग्रेटर होगा ऐसा आपको पूछा. ठीक है. फर्स्ट केस में जो देखिए तो जो डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वही डायरेक्शन में फोर्स આગળ ચાલવાનું ને આગળ જ. બરાબર. સેકન્ડ કેસમાં ગ્રેવિટેશનલ फोर्स हमें लेना पड़ेगा. तो इसका देखिए अगर फर्स्ट फिगर देखिए तो फोर्स इज अप्लाइड ऑन द मास बाय मीन ऑफ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. डिस्टेंस इज ऐसा कैसा. इसको लिफ्ट करना है. लिफ्ट करना है तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाने का और उसको लेके कहां पे जाना है. तो फोर्स ऊपर लगा डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हुआ तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया. थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो वो केस में वर्क डन क्या हो गया. जीरो. तो फर्स्ट केस में वर्क डन 0 है. आपको समझ में आया ये वाला पार्ट. यस. चलिए सेकंड केस में देखिए तो फोर्स इज अप्लाइड इन विच डायरेक्शन. वर्टिकल एंड द डिस्टेंस मूव्ड इज आल्सो. मैंने ખેંચ્યું ને फोर्स કઈ ડાયરેક્શનમાં લગાવ્યું અને બ્લોક ક્યાં આવ્યું ऊपर આવશે ને. હવે તો એને સ્ટ્રિંગ થી બાંધ્યું છે तो फोर्स भी ये डायरेक्शन में लिफ्ट करने के लिए और डिस्प्लेसमेंट भी वही डायरेक्शन. दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया. और एंगल 0 होता है तो वर्क डन मैक्सिमम आता है. वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है FD cos थीटा. cos थीटा. थीटा की जगह पे क्या डालेंगे. कौन जीरो. सा फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क डन कर रहे हो. ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है. Can I say that the work done is mg and the distance by which it is moved. So that is 15 का block, 9.8 का g और h का value 2. So that will be around 294 joules. And obviously वो तो 0 से तो बड़ा ही होगा. So that rope and pulley makes the difference.
પેલા કેસમાં સીધે સીધું દોડો, ઓબ્જેક્ટ ને ઉપર લિફ્ટ કરો અને દોડો તમે હોરિઝોન્ટલ થીટા 90 તો વર્ક ડન થાય જ. બીજા કેસમાં તમે ફોર્સ બી ઉપર લગાવો અને ખેંચો છો, લિફ્ટ કરો છો અને ઓબ્જેક્ટ બી ઉપર આવે તો થીટા કેટલું થઈ જાય 0, तो मैक्सिमम वर्क डन विल बी। आर यू गेटिंग विद दिस? अगर सॉल्व नहीं करोगे तो भी देख के पता चल जाएगा इसमें वर्क डन मैक्सिमम। आर यू क्लियर ऑल 4 क्वेश्चंस? चलिए तो आपको ब्रेक दे देते हैं अभी, फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर होता है तो कोलिजन का थोड़ा आपको डेफिनेशन समझा देंगे आज। चलिए इट्स 10:28 to 10:33, you can take a break of 5 minutes। સર સર हेलो સર સેકન્ડ કેસમાં તો એવું થાય છે ને કે પેલો રોપ ખેંચી રહ્યો છે એટલે એ ફોરવર્ડ ડાયરેક્શનમાં ફોર્સ લગાડી રહ્યો છે એટલે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ફોરવર્ડ फोर्स ડાયરેક્શન फॉरवर्ड डायरेक्शन में लागे છે પણ એના લીધે બ્લોક ઉપર આવે છે એટલે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ ના અગેન્સ્ટ વર્ક ડન થાય છે। ફોર્સ ઉપર અને ઓબ્જેક્ટ બી ઉપર આવે છે। પણ સર આપણે અહીંયા મતલબ પેલો જે માણસ ખેંચે છે એને ડિસ્પ્લેસમેન્ટ જોઈએ છે તો એ તો ફોરવર્ડ ડાયરેક્શનમાં ફોર્સ લગાડે છે, ડિસ્પ્લેસમેન્ટ પણ એનું 2 મીટર થાય છે ફોરવર્ડ, તો એના લીધે એનો વર્ક ડન જે ઓ છે ભાઈ ઓ ભાઈ ઓ ભાઈ આ તું ડાયાગ્રામ જો, આ બ્લોક છે અને આવી રીતના ખેંચવાનું છે અહીંયાથી, એટલે ફોર્સ આવી રીતના લગાડવાનું છે, આમ ખેંચશે એટલે બ્લોક ઉપર જશે, એટલે લઈને આગળ નથી ચાલવાનું કયું, ખેંચીને પછી આગળ ચાલવાનું છે। સર આ કેસ તો પછી ખબર ન પડી સેકન્ડ વાળો। અલા તારી પાસે એક દોરી હોય અને પુલી ઉપર પાસ કરી હોય, તું પુલની નીચેથી દોરીને ખેંચ એટલે તું ફોર્સ કઈ ડાયરેક્શનમાં લગાવે? નીચે વર્ટિકલ, અને ઓબ્જેક્ટ બી ઉપર આવે તો એ બી ઉપર વર્ટિકલ, તો બેવ સેમ ડાયરેક્શનમાં થઈ ગયા। હા સર એ તો સમજાય, થીટા 0 થઈ ગયું। એટલે સર અહીંયા પણ સર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ તો આગળની ડાયરેક્શનમાં છે તો પરપેન્ડિક્યુલર ના થાય? એ ફર્સ્ટ કેસમાં થયું ભાઈ, માણસ ભલે ને આગળ ચાલતો, બ્લોક તો ઉપર આવે છે ને, તો માણસ 2 મીટર આગળ ચાલશે તો બ્લોક 2 મીટર ઉપર આવશે। આપણે તો વર્ટિકલ વાળું જોવાનું ને, તું માણસને કેમ જોવે છે? બ્લોક ને જો ને, મોશન તો બ્લોક નું જોવાનું છે, આપણે બ્લોક ઉપર ફોર્સ, બ્લોક ઉપર કેટલું વર્ક ડન થયું એ જોવાનું છે। હા સર આ 2 મીટર આગળ ચાલે તો એની સાથે આ 2 મીટર ઉપર ના આવે? હા 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 પણ સર ફર્સ્ટ કેસમાં પેલો હાથ ઉપર જે છે બ્લોક રાખે છે એટલે ઉપર ફોર્સ લગાડે છે પણ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ જે છે બ્લોકનું આગળ થાય છે એટલે થીટા 90, અને સેકન્ડ કેસમાં 15 kg ઉપર ફોર્સ જે છે એ પેલો ઉપર બાજુ લગાડે છે, ડિસ્પ્લેસમેન્ટ પણ ઉપર બાજુ થાય છે એટલે થીટા 90 એવું ને? હા ભાઈ તમે બ્રેક છે ને 10:35 સુધી લઈ લેજો હા। Now no further doubts, after 10:35 we'll take doubts।
चलिए, कोलिजन के 3 डेफिनेशन है, पहले वो समझ लेते हैं, फिर मैं इसको आपका डिटेल इसको समझा देता हूँ। इन दैट केस वी आर गोइंग टू कंसीडर 2 क्वांटिटीज, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है मोमेंटम। बराबर है। तो देखिए आप डेफिनेशन के वाइज कोलिजन क्या होता है। फर्स्ट डेफिनेशन, कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आर 3 टाइप्स। एक होता है कंप्लीटली इनइलास्टिक, एक होता है इलास्टिक, और एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन। कैन यू सी दिस 3 टाइप्स, राइट? इटली कंप्लीटली इनइलास्टिक, पहलू, बीजू इलास्टिक, एंड सेकंड इज कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। तो ये तीनों का डिटेल समझ लेते हैं। तो पहला जो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है वो क्या है? देयर इज अ कोलिजन इन विच टू ऑब्जेक्ट्स मूव टुगेदर, दोनों कोलाइड होंगे, एक ऑब्जेक्ट है दूसरे के साथ कोलाइड होगा, दोनों साथ में मूव करेंगे, तो इसको बोलेंगे कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। सेकंड कौन सा है? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन मतलब कौन सा कोलिजन? जो कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है मतलब कोलिजन के पहले का काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के वो दोनों सेम होगा, इसलिए इसको इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। और इनइलास्टिक कोलिजन मतलब इलास्टिक से उल्टा, जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, ऐसे कोलिजन को बोलेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। आर यू क्लियर विद दिस 3 टाइप्स? तो इसमें एक बात याद रखनी है कि आप कोई भी टाइप का कोलिजन लो, चाहे इलास्टिक हो, चाहे कंप्लीटली इनइलास्टिक हो, या फिर इनइलास्टिक हो, मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ईच केस। हर एक केस में मोमेंटम कंजर्व रहता है। यू आर एग्री विथ मी? चलिए, तो इसमें से हम सीखते हैं फर्स्ट वाला कोलिजन। कौन सा वाला लेना है पहले हमें? कोलिजन तो 2 डायमेंशन में भी हो, 3 डायमेंशन में भी हो। वी विल स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट केस। कौन सा सिंपलेस्ट केस? पहला वाला कौन सा कोलिजन देखा हमने? इसमें क्या होता है? हमने डेफिनेशन में क्या देखा? कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या? कि इट्स अ कोलिजन इन विच टू ऑब्जेक्ट्स मूव टुगेदर आफ्टर कोलिजन। ठीक है, हम ये कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन दे रहे हैं कौन से डायमेंशन में? वन डायमेंशन मतलब आइदर एक्स, वाई, और हम लेंगे उसको एक्स एक्सिस। तो जीएस वन इज, लेकिन कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है मतलब ऑब्जेक्ट साथ में मूव करेंगे। कितने ऑब्जेक्ट लेने हैं हमें? सिंपलेस्ट ले 1, बराबर है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट 1, इसका मास ये मूव कर रहा है ये डायरेक्शन में, इसका इनिशियल वेलोसिटी है, इसलिए इसको मैं v1 आई बोल देता हूं। ये एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड होगा, जिसका मास हो जाएगा m, बट दिस इज इनिशियली एट रेस्ट, इसलिए इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? रेस्ट पे है ना, ये इसके साथ कोलाइड होगा, तो ये वाला जो कंडीशन है ये दोनों ऑब्जेक्ट का, दिस इज अ कंडीशन बिफोर कोलिजन। ये बिफोर कोलिजन वाला कंडीशन। हम कौन से कोलिजन की बात कर रहे हैं? कंप्लीटली, मतलब आफ्टर कोलिजन दे विल मूव। फर्स्ट का मास कितना, सेकंड का मास कितना? दे आर मूविंग टुगेदर आफ्टर, तो ये दोनों साथ में मूव करेंगे, लेकिन कौन से डायमेंशन में? इट विल बी इन 1 डायमेंशन। तो बोला एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस पर आगे मूव करे, यू गेटिंग? बट आफ्टर कोलिजन दे विल मूव टुगेदर, मतलब फर्स्ट का मास कितना? इसके साथ अभी दूसरा कौन सा आ जाएगा? 2। इसका मास कितना? तो टोटल मास कितना हो गया? m1 प्लस m2। and now they are moving say for their final velocity vf, ये डायरेक्ट।
गेटिंग? तो Yes. ये वाला जो कंडीशन मैंने बताया है ये कौन सा हो गया? completely inelastic. बराबर, आ कई कंडीशन After collision. बराबर है? sir आर यू क्लियर विद दिस? यस, बोलिए। sir આમાં अभी પેલું कोई, हाँ बोलो बोलो। सर પેલું अगर कोई एक्सीडेंट થાય તો એક ટ્રક હોય એક ગાડી હોય તો સર એક एक्सीडेंट થાય તો अगर एक गाड़ी बाजू जाए तो सर ये वाળું આ એક एग्जांपल થાય ને सर था। गेटिंग दिस बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन कंडीशन। हमने एक नोट ऐसा देखा कि कोई भी कोलिजन है तो उसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। मोमेंटम इज व्हिच क्वांटिटी? वेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? mv इट्स अ मास इनटू वेलोसिटी। velocity Will be required to take a velocity over here because we are talking about the vector લેવાની જરૂર નહીં. But whenever we solve this in 2 or 3 dimensions, then we need to take momentum as a vector पहले हम कौन quantity सा लगा देते हैं जो सब में लगता है, कोई भी टाइप के कोलिजन में लगेगा, क्या वाला? कौन सा लो? law of conservation of linear momentum तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है कि जितना इनिशियल लीनियर मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल। दैट मींस Pi is equal to will be required to take vector, no, Pi मतलब बिफोर कोलिजन वाला कंडीशन एंड Pf मतलब आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन में कितने ऑब्जेक्ट थे अपने पास? टू उसका मास कितना, उसका वेलोसिटी M1 कितना, तो इसका V1 मोमेंटम I कितना हो जाएगा? m1 plus m2 Sir, Can I say this? Before collision it is m1 v1i for the first object. sir, सेकंड ऑब्जेक्ट का क्या है? m2 v2i पर v2i कितना है? तो इसको तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा ना, तो जीरो हो जाएगा। आफ्टर कोलिजन दे आर मूविंग टुगेदर, तो m1 टोटल plus मास कितना m2 हो गया? vf m1 plus m2 plus M2. और कितने वेलोसिटी से जा रहा है वो? Yes. vf आर यू क्लियर विद दिस? सर yes ठीक Sir, है, yes sir बोलिए भाई। સર એટલે એવું પૂછો કે બિફોર કોલિશન તો M2 ની M2 તો રેસ્ટ પર જ છે ને? हाँ तो रेस्ट पर राख्યું છે ને, એટલે તો કાઢી નાખ્યું આપણે, આની વેલ્યુ 0 થઈ ગઈ। હા હા સર. સર गेटिंग? સર સર બોલીએ। આફ્ટર કોલિઝન છે સર એમાં M1 અને M2 એ બેઉ એક જ સિસ્ટમ બનીને મૂવ કરશે. સાથે મૂવ કરે એટલે જ એને કમ્પ્લીટલી ઇનઇલાસ્ટિક કોલિજન છે। ઓકે સર. गेटिंग? સર બોલીએ। સર સર આ કેસમાં તો ઇનિશિયલ કાઇનેટિક એનર્જી જે છે એ વધારે હશે ને એ ફાઇનલ આવશે આવશે, એટલે કાઇનેટિક એનર્જી આવવા તો દે હજી, હા બરાબર। હવે હજી મોમેન્ટમ સર સોલ્વ કરીએ, બોલીએ। સર આમાં અગર આ જે કોલિજન થયું એ ઓબ્જેક્ટ હોય ને હા, એ અગર એક તૂટી જાય સર થોડું તો સર m1 એટલે એ માસ ઓછું થઈ જાય। પછી પેલા આ તો પૂરું કરવા દે તું। હા સર તો ખાલી ખોટા જે નક્કામાં ડાઉટ હોય લઈને આવો, એનો કોઈ મીનિંગ નહીં ને। વી હેવ ટુ સોલ્વ ધીસ ફર્સ્ટ। तो कैन वी फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी विथ व्हिच द ऑब्जेक्ट्स मूविंग टुगेदर? उसका नाम क्या है? vf है। कलर बदल देते हैं, चलिए। तो फाइनल वेलोसिटी विथ व्हिच द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग टुगेदर आर, कितना हो जाएगा? vf को सब्जेक्ट बनाइए। m1 v1 कितना हो I गया? upon m1 plus m2 m1 v1 मतलब I फर्स्ट का मास इनटू उसका इनिशियल वेलोसिटी अपॉन m1 m1 plus प्लस m2 m2 मतलब टोटल मास। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसा लिखूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, बताइएगा मेरे को थोड़ा सा। इफ आई राइट डाउन दिस एज जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका मास अपॉन टोटल मास, दैट इज एन इनटू जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर? अगर फर्स्ट की जगह पे सेकंड ऑब्जेक्ट हो रहा हो तो यहाँ पे m2v2 आएगा। ये कौन से टाइप का कोलिजन है?
completely इलास्टिक है, inelastic. भले Complete- कंप्लीटली इलास्टिक है तो इनइलास्टिक ना। इनइलास्टिक कोलिजन कब होता है? जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम होता है, बिकॉज देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, फ्रिक्शन, रेजिस्टिव फोर्स, बहुत બધા रीजंस હોય જેના લીધે કાइनेटिक एनर्जी लॉस થઈ, बराबर। तो फॉर इनइलास्टिक कोलिजन, जब हम इनइलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं, बराबर, देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसलिए तो इसको कौन सा कोलिजन बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी Inelastic. कंजर्व ना था, दैट मींस द फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो ऑलवेज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से छोटा। Less. गेटिंग माय पॉइंट? फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन इनिशियल। तो मेरे को लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? लॉस ऑफ काइनेटिक कैसे फाइंड करेंगे बताइए? Half mv square minus डेल्टा के, बराबर, दिस इज व्हाट? लॉस ki ऑफ minus kf. लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस इटसेल्फ इट इज से माइनस, इसको लॉस बोलते हैं, बराबर है। इट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बराबर। आप दो तरीके से कर सकते हो, यहां से पहले से ही माइनस दे दो तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ के एफ माइनस के एफ। कोई ऐसा नहीं करना चाहता है, मेरे को ऐसा फाइंड करना है डेल्टा के, तो डेल्टा के इज के एफ माइनस, એટલે તમારો આન્સર કેવો આવશે? બીકોઝ kf is less than ki and that negative sign indicates that it is, तो कोई पहले से बताएगा, कोई भाई माइनस आएगा तो बताएगा, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं इसको ऐसा कर दूं तो चलेगा, ये माइनस यहाँ पे दे दूं तो कैन आई से दैट इट इज के आई माइनस के एफ? है सर, के आई माइनस के एफ क्यों किया? इसका कोई मेरे को डाउट पूछेगा, रीजन पूछेगा तो क्या है? Change वरना in तो डेल्टा टी kinetic के एफ energy. माइनस के आई होता है, बराबर। लॉस वर्ड दिया है इसमें के आई। व्हाट इज के आई? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द Half सिस्टम। m1 इनिशियली v1 ऑब्जेक्ट के I पास square. सिस्टम में कितने ऑब्जेक्ट थे? पहले का वेलोसिटी कितना था, तो उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? हाफ m1 v1 I स्क्वायर। दूसरे का कितना था? तो जीरो था, तो उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो। आफ्टर दैट दे आर मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, तो टोटल मास हो गया, इट इज हाफ m1 प्लस m2 इंटू, कर देते हैं, तो डेल्टा के इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब हम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट दो है, लिखेंगे हम फर्स्ट का ही काइनेटिक एनर्जी m1 v1 I का स्क्वायर। क्यों सर सेकंड का नहीं लिखा? बिकॉज वो तो रेस्ट पे है ना, बराबर है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, नाउ दे आर मूविंग, तो टोटल मास m1 प्लस एंड विद द स्पीड ऑफ, गेटिंग, पता चल रहा है? यस। तो अगर ये डेल्टा को फर्दर मेरे को सॉल्व करना है, कैन आई टेक एनीथिंग आउटसाइड? इधर क्या बचेगा? m1 v1 I स्क्वायर, इसको तो परेशान नहीं करेंगे। माइनस इधर क्या बचेगा? m1 प्लस m1 m2 प्लस, इंटू कैन आई राइट डाउन एनीथिंग फ्रॉम vf? कहाँ पे है आपके पास इक्वेशन? ये रहा इक्वेशन 1। क्या बोलता है? vf इज m1 v1 I अपॉन m1 प्लस, उसका स्क्वायर करके डालना है इधर। मैं कलर वही रखता हूं, बताइए आप क्या डालेंगे हम इसको? इट इज m1 स्क्वायर v1 I का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर। ब्रैकेट को क्लोज कर दें। कुछ कैंसिलेशन होगा क्या? ये निकलेगा, कटिंग। एक का जवाब है। फाइनली कैन आई टेक एनीथिंग कॉमन आउट नाउ ऑल्सो? इधर क्या है? M1, इधर भी m1 है, इधर v1 I स्क्वायर है, इधर भी है, तो क्या हो जाएगा? हाफ v1 m1 v1 I स्क्वायर। तो इधर क्या बचेगा?
इधर क्या बचेगा, एम एक m1 निकल गया, v1 तो पूरा निकल गया। M1 upon M1 plus M2. गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। There are different reasons for this loss of kinetic energy। और ये हमने कहां से डाला, इसका रीजन क्या, फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, बराबर है, जैसे लिख लीजिए, સર बोलिए। સર એટલે જ્યારે બંને ઓબ્જેક્ટ જે છે કોલાઇડ થશે ત્યારે બંને સેમ વેલોસિટીથી મૂવ કરશે એવું ને? એટલે જ એવું કહેવાય ને, they are moving together। પણ સર એવું મતલબ આજે M2 જે છે એ રેસ્ટ ઉપર છે, પછી પેલું આમ M1 આને ધક્કો મારશે તો મતલબ કોલાઇડ થશે ત્યારે પેલાની વેલોસિટી મતલબ થોડીક જ વધશે, એટલી વધારે તો થોડી વધશે ને M1 ની થોડી ઘટી નહીં જાય કોલાઇડ થશે તો? जैसे મને ખબર નહીં પડે। સર મતલબ M1 જે છે M2 સાથે કોલાઇડ થશે ત્યારે M1 ની થોડી ઘટી નહીં જાય વેલોસિટી એવું? તો ઘટે જ ને, ઓબ્વિયસલી છે, એને m2 ને થોડી આપી, હવે બે જોડે મૂવ કરે છે તો વેલોસિટી તો ઘટે જ ને ભાઈ। હા સર। पता चला। अगर आपको कोई कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन का डेफिनेशन पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, इट्स अ कोलिजन इन विच टू ऑब्जेक्ट्स मूव टुगेदर। collide and after collision move together। If it is any type of collision, blank always remains conserved, Momentum. it's a linear movement, right? इंटेंस क्या होता है, फर्स्ट इंटेंस फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना, सेकंड इंटेंस चेंज इन, दैट इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का, इफ इट इज इनइलास्टिक, इलास्टिक है तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तनिषा को कुछ डाउट है इसलिए हैंड रेज किया था? सर થઈ ગયું ક્લિયર। થઈ ગયો ને? इसको एक स्टेप फर्दर सॉल्व करना है तो हम कर सकते हैं क्या कि नहीं? इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, अगर एक से का बदली का हो, चलिए क्या हो जाएगा, इसको और एक स्टेप लेना है, ये m1 प्लस m2 को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, m1 माइनस अपॉन ऊपर से m1 तो किसको मैं ऐसा लिखूं तो चलेगा, हाफ, ये m1 यहाँ पे था, एलसीएम लिया तो क्या आया, m2 आया ना, इधर m2 बचा ना, ठीक है, किसके साथ, v1i
स्क्वायर अपॉन टोटल मास दैट इज m1 प्लस, ये कराऊं एक स्टेप कराई दो, क्योंकि रॉकेट साइंस શીખવાડવું એવું જોવે છે અડધા, એટલે મને डाउट लगा। चलिए इसका एलसीएम लीजिए, बताइए एलसीएम होगा क्या, इसको कोई परेशान नहीं करेगा। इट इज m1 v1 i का स्क्वायर, ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, m1 प्लस माइनस अपॉन m1 प्लस, कैंसिलेशन कीजिए, so can I say this is half, इधर क्या है, इधर से क्या आया m2 अपॉन टोटल मास दैट इज m1 प्लस एंड v1 i का स्क्वायर, ठीक है। गेटिंग इट, लिख लीजिए, हो जाए तो बोलिए। हो जाएगा तो बोलिएगा। कंप्लीटेड, तो इसके बेस्ड हम क्वेश्चंस कर सकते हैं टेक्स्ट बुक में से। वो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन बाकी है, और टू डायमेंशन, ये दो थियरी अभी बाकी है। तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन आपको नेक्स्ट टाइम मतलब कल करवा देंगे, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया ना। चलिए अब 6.6 ABCD 4 क्वेश्चंस दी गए हैं, इसका आंसर हमें बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए कि व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स does positive work on a body, the potential energy of the body decreases, increases or remains unchanged, unaltered। क्या आंसर आएगा?
कंजर्वेटिव फोर्स जब पॉजिटिव वर्क डन करता है, तो आप अंडरलाइन कीजिएगा, इसका आंसर आप बता पाओगे। कंजर्वेटिव फोर्स का पॉजिटिव वर्क डन। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। वर्क डन कब पॉजिटिव होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो। कोई अगर ऑब्जेक्ट कोई हाइट पे है, पर्टिकुलर हाइट एच पे है, इसको मैं नीचे लाता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। वो केस में ग्रेविटेशनल फोर्स भी कौन सी डायरेक्शन में? ग्रेविटेशनल फोर्स इज विच फोर्स? तो वो केस में जो कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क डन किया वो कैसा? पॉजिटिव। तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? डिक्रीज आप तो ऊपर से नीचे ला रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज। गेटिंग? आर यू गेटिंग विद एन एग्जांपल? यही क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता कि इफ द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव, એટલે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ નીચે લાકે ને આપણે ઓબ્જેક્ટ ને, એટલે પોટેન્શિयल एनर्जी इंक्रीज इंक्रीज। अगर यही क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव, व्हाट विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ? आप नीचे लेके आए तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी विल, एक में से 4 क्वेश्चन बनेंगे। आर यू क्लियर विद दिस? चलिए सेकंड आप रीड कर दीजिए, ऐसा है कोई बात नहीं। सर बोलिए। सर फर्स्ट वाला रिपीट करा है। फर्स्ट वाले में हमने ऐसा समझा, हाँ, फर्स्ट वाले में हमने ऐसा समझा कि भाई आप जब ऑब्जेक्ट को, मैंने एग्जांपल दिया ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, आप ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे लाते हो तो डिस्प्लेसमेंट वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड, तो वर्क डन पॉजिटिव। दिस इज एन एग्जांपल वेयर द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव। ऊपर से नीचे लाया तो हाइट कम हुआ ना, तो पोटेंशियल एनर्जी। आर यू गेटिंग विद दिस नाउ? सर इंक्रीजेस ना decreases, potential energy decreases by height ઓછી થાય। यस सर हाँ बराबर। चलिए नेक्स्ट, वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट अ फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन, फ्रिक्शन क्या करता है? किसको अपोज करता है? मोशन को मोशन को अपोज करता है, इसलिए वो किसको Kinetic डिक्रीज energy करेगा? इट डिक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी। आप अंडरलाइन करते जाइएगा करेक्ट ऑप्शन को। पहले में आया डिक्रीजेस, दूसरे में आया काइनेटिक एनर्जी। सी। The rate of change of linear momentum, that is delta p by delta t, is equal to force। आप ऐसा जानते हैं, न्यूटन्स लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। लेकिन कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल या सम ऑफ इंटरनल फोर्स? मेरे पास एक सिस्टम में 2 पार्टिकल है, इस सिस्टम में फर्स्ट पे जो सेकंड फोर्स लगाएगा उसको मैं F12 बोल देता हूँ, सेकंड पे जो फर्स्ट फोर्स लगाएगा उसको मैं F21 बोल दूंगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेज दैट दिस टू आर इक्वल एंड टोटल इंटरनल फोर्स कितना हो गया? तो इंटरनल फोर्स कभी मोमेंटम चेंज नहीं करवाता है, तो कौन सा फोर्स मोमेंटम चेंज करवाता है? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट, एक्सटर्नल बिकॉज द सम ऑफ इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। आप सिस्टम 3 ऑब्जेक्ट का लो, 5 का लो, 50 का लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट, क्या चेंज नहीं होता है? हाँ, मतलब जो कंजर्व रहता है, वो तो हमने सीखा है कि कोई भी कोलिजन है तो क्या कंजर्व रहता है? टोटल एनर्जी। और उसमें टोटल एनर्जी भी आएगा शायद आंसर में, एक बार पीछे देखिए, मेरे को कंफर्म नहीं है। टोटल मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है क्योंकि वो तो डिक्रीज हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आई थिंक सो इट इज टोटल लिनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी बोथ।
बराबर, एनर्जी तो कंजर्व ज रहे, टोटल एनर्जी क्या कंजर्व नहीं रहता है, कंजर्व क्या नहीं रहता है, डिक्रीज क्या हो जाता है, ये रहा आपके बोर्ड पे काइनेटिक एनर्जी, बाकी एनर्जी और मोमेंटम तो कंजर्व रहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गया तो एनर्जी कैसे कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल बढ़ेगा। बढ़ेगा, तो टोटल एनर्जी को तो कांस्टेंट ही रखेगा ना, तो आंसर इज टोटल एनर्जी एंड, बराबर है। अगर इसमें ऐसा पूछा होता कि इन इलास्टिक कोलिजन व्हिच विल चेंज, तो आंसर इज फाइव। गेटिंग, आप अंडरलाइन कर रहे हो ना करेक्ट क्वेश्चन। चलिए 6.7 करते हैं हम। ए चलिए बताइए, ट्रू है क्या फॉल्स है, विथ रीजन। फिर से एक बार रीड कीजिए, इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडी का इलास्टिक कोलिजन हो रहा है जो आज हमने सीखा, बराबर। इसमें ऐसा बताया गया है कि द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व। व्हाट डू यू सी? हमने ऐसा सीखा है इलास्टिक कोलिजन में क्या कंजर्व होता है, मोमेंट, और दूसरा क्या कंजर्व होता है, काइनेटिक। ऐसा दिया है इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व, तो ये सही हो गया ना, ट्रू हुआ ना, नहीं इट इज फॉल्स। हाँ, द करेक्ट आंसर इज बिकॉज ऑफ ईच बॉडी, दैट मेक्स इट फॉल्स। अगर वो ईच बॉडी की जगह पे सिस्टम का दिया होता ना, तो टोटल लीनियर मोमेंटम एंड द एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, देन इट बिकम्स करेक्ट। क्योंकि एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होता है किसका, सिस्टम का, हर एक बॉडी का। अभी यश भाई ने पूछा ना कि सर ये फर्स्ट वाला बॉडी है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, v1 आए, वो किसके साथ कोलाइड हुआ, जो रेस्ट पे आया था। फिर जब दोनों साथ में मूव हुए तो वो जो फाइनल वेलोसिटी होगा vf, वो vn से तो कम ही होगा ना। 50 मीटर पर सेकंड वाળું ऑब्जेक्ट બીજા એક ऑब्जेक्ट સાથે કોલાइड થાય કે જેની વેલોसिटी 0 હોય, फिर वो दोनों साथ में मूव करेंगे तो वो दोनों का साथ का जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो 50 से तो कम ही होगा ना, बराबर। तो हर एक बॉडी का, ईच बॉडी का मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, सिस्टम का कंजर्व होता है। आंसर इज फॉल्स, रीजन इज नॉट ऑफ ईच बॉडी बट फॉर दी होल सिस्टम। तो आप वो बाजू में लिख दीजिए, फॉल्स। because not for each body, for entire system, बराबर। चलिए सेकंड क्या है, फॉल्स है, क्यों? हाँ, बाहर कोई फोर्स लगे तो चेंज થઈ જાય ને, इंटरनल फोर्स तो जीरो ही होता है, वो तो बराबर हमने सीखा, पर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो वो चेंज हो जाएगा ना। चलिए तो फॉल्स आएगा। नेक्स्ट मैं रीड कर देता हूं, वर्क डन इन द मोशन ऑफ अ बॉडी ओवर अ क्लोज लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्स इन नेचर। नो, इट इज करेक्ट ओनली फॉर, कौन से फोर्स का वर्क डन क्लोज लूप पे जीरो होता है, कंजर्वेटिव दिया होता तो वो करेक्ट हो जाता, तो एवरी फोर्स मेक्स इट फॉल्स। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, वो अंडरलाइन करते जाइएगा जो आपने पॉइंट पकड़ा है जिससे वो फॉल्स हुआ है, बराबर है। चलिए नेक्स्ट डी, इन एन inelastic collision the final kinetic energy is always less than the initial kinetic energy of the system। ट्रू है ना, इनइलास्टिक कोलिजन है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो इनिशियल से कम ही होगा ना, क्योंकि देयर विल बी एनर्जी लॉस दैट इज ड्यू टू सम फ्रिक्शन, रेजिस्टिव, एयर रेजिस्टिव, डिफरेंट फोर्स। चेक कर लीजिए चारों का आंसर एक बार पीछे भी, बराबर है। एफएफटी, ऐसे केमिस्ट्री में क्वेश्चन Right, पूछते हैं ना, sir. एफटी वाला, एफटी एक में फॉल्स एक में ट्रू,
ये अगर आपको एमसीक्यू में पूछना है तो 2 क्वेश्चन दे देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। चेक इट वेदर इट इज फॉल्स और ट्रू, बड़ी 4 ऑप्शन आते हैं, एफ टी एफ एफ टी टी। ये गुड क्वेश्चन। Getting? So are you clear with elastic collision? Are you clear with inelastic collision? Are you clear with a completely inelastic collision with a diagram and theory? So next we will take elastic collision in 1D and आज नहीं होता इसलिए नहीं करवाया, थियरी है बड़ा अच्छा से, फिर उसके न्यूमेरिकल खत्म कर देंगे तो आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। Are you having regarding any doubt? Is no. चलिए यश भाई को क्या पूछना है? સર ઇલાસ્ટિક કોલિઝનમાં એવું હશે ને કે મટીરિયલ જે છે એ મતલબ ઇલાસ્ટિક એનું ઇલાસ્ટિસિટી વધારે હશે એમ. ના એવું ના હોય, ઇલાસ્ટિસિટી એટલે એવું જ હોય કે જે ઇલાસ્ટિસિટી હોય, સ્પ્રિંગ છે, રબર છે, એ જ કોલાઇડ થાય. Elastic collision is a collision in which the kinetic energy as well as linear momentum is conserved of the system, not of each body. એટલે Sir. સર મટીરિયલ हाँ सर, આ લોકોને પૂછ્યું કે આર યુ કન્ફ્યુઝડ, આર યુ ટોટલી કન્ફ્યુઝડ ઓર આર યુ પાર્શિયલી કન્ફ્યુઝડ? બોલો યશ, આર યુ કન્ફ્યુઝડ, પાર્શિયલી કન્ફ્યુઝડ કે ટોટલી કન્ફ્યુઝડ? સર પાર્શિયલી. એટલે એવું હોય જ નહીં. જો ઇલાસ્ટિક કોલિઝન હોય કે ઇનઇલાસ્ટિક કોલિઝન